नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून में जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में जनता दर्शन जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 85 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें अधिकतर शिकायतें भूमि से संबंधित प्राप्त हुई हैं। इसके अतिरिक्त वित्तीय धोखाधड़ी, विद्युत, सिंचाई, नगर निगम, एमडीडीए, वन, शिक्षा, पुलिस विभागों से संबंधित प्राप्त हुई हैं। जिलाधिकारी ने अधिकारी को निर्देश दिए कि जनता दर्शन में प्राप्त होने वाली शिकायतों को गंभीरता से ले। साथ ही निर्देशित किया गया कि जिस शिकायत विमान और विभिन्न माध्यम से आ रही हैं, उस पे भी उसका निस्तारण करने की समीक्षा करें। देखिए, आज स्पेक्ट्रम ऑफ विषय सामने आए हैं, लगभग 85, और उसमें कुछ शिकायतें होती हैं, कुछ पर्सनल डिस्प्यूट्स होते हैं, कुछ सोशल सर्विसेज एक्सेस को लेकर ग्रीवेंसेस होते हैं, और कुछ ऐसे प्रकरण होते हैं कि जिसमें इग्नोरेंस का होना प्रकाश में आ रहा है कि व्यक्तियों को ये नहीं पता लग पा रहा है कि मेरी ये समस्या है तो मुझे किस दफ्तर या अधिकारी के पास इसको रिजॉल्व करवाने के लिए जाना है, और या इसका क्या प्रोसेस है या क्या एप्लीकेशन प्रोसीजर है। तो यहाँ पर सभी अधिकारी उपस्थित होते हैं। तो लगभग हमारी 40% नेचर ऑफ जो प्रकरण है वो ऐसे होते हैं कि जिनको इमीडिएटली एड्रेस किया जा सकता है और जो करवाया जाता है। यहाँ पर जहाँ पर कुछ समय मांगते हैं अधिकारी, तो उनसे लिखित रूप में एप्लीकेशन पर ही एप्लीकेंट के सामने लिखवाया जाता है कि इस तिथि तक उनका समाधान कर दिया जाएगा, सो डैट कि जब अगली बार वो एप्लीकेंट यहाँ पर आए तो दे कुड शो कि यहाँ पर अधिकारी ने कमिट किया था और अभी तक हमारा समाधान नहीं हुआ है, तो एक अकाउंटेबिलिटी हमारा उससे बढ़ता है। देखिए, इस तरह के जितने जनसंवाद हैं, हमारे बहुउद्देशीय शिविर हैं या जनता दर्शन के कार्यक्रम हैं, उनका पर्पस यही है कि जिस उद्देश्य के लिए जिला प्रशासन, शासन की जितनी नीतियां, स्कीम्स और इन्वेस्टमेंट्स चल रही हैं, उनका जो आउटकम है, रिटर्न्स हैं, वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पा रहा है कि नहीं, और जो कनेक्ट है पब्लिक का गवर्नेंस के साथ, वो निरंतर स्ट्रेंथन होता जा रहा है। हल्द्वानी की गली नंबर 3 में रहने वाले का पति पत्नी ने पुलिस से शिकायत की कि एक ज्वेलरी शोरूम का मालिक उन्हें डरा धमका रहा है। पति घर से गहने बनाने का काम करता है। वो बताते हैं कि उन्हें काम एक जान पहचान वाले के जरिए मिलता है। शोरूम में उनका सीधा कोई लेना देना नहीं है। अब शोरूम का मालिक उनसे 50 लाख रुपए की मांग कर रहा है और ना देने पर जेल भेजने और घर प्लॉट बेचने की धमकी दे रहा है। पुलिस अधिकारी नितिन लोहनी ने शिकायत दर्ज करवाई है और मामले की जांच की जा रही है। मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे हस्बैंड को बेमतलब में टॉर्चर किया जा रहा है। उनको अरेस्टिंग की और टॉर्चरिंग की और प्रॉपर्टी लेने की उनसे उनको धमकाया जा रहा है। उनका जो ओनर है नागेंद्र भट्ट, उनका जो जीएम है स्टोर का तरुण जैन, और उनके जो अकाउंटेंट है राकेश विश्वास, ये सब मिलके हमारे साथ फ्रॉड कर रहे हैं। 50 लाख का सोना कोई आजकल की डेट में आज कोई 10,000 भी देने को तैयार नहीं होता। जो 50 लाख की वो हमारे से हमसे मांग रहे हैं। हर एक प्रूफ, हर एक चीज वैलिडिटी होती है। आपको एक प्रॉपर पक्के सबूत होने चाहिए आपके पास प्रॉपर रेसिप्ट होनी चाहिए, एक पक्की जीएसटी की रेसिप्ट होनी चाहिए कि आप हमारे पास गोल्ड भेज रहे हैं, और हमारे पास सिग्नेचर भी होने चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए। अभी उन्होंने हमारे घर पे एक बंदा भेज रखा है अपना शॉप से, और वो हमें धमका रहे हैं कि तुम्हारे बाप बेटों को, मतलब मेरे फादर इन लॉ को, मेरे हस्बैंड को अंदर करवा देंगे और जेलों में सड़वाएंगे। आप मेरी बस पुलिस से ये दरख्वास्त है कि हमें इंसाफ चाहिए और ये केस जल्दी से जल्दी क्लोज होना चाहिए। हल्द्वानी में नवाबी रोड निवारण नगर के रहने वाले हैं। मेरा नाम तनिष्का रस्तोगी है। ये मामला है सोनी का ज्वेलर्स रुद्रपुर में, जो है रुद्रपुर में, हल्द्वानी में, खटिया में, पर ये मैटर है हल्द्वानी का। क्या परेशान करने जा रहा है आपको? वो कह रहा है मेरा हिसाब है 50 लाख का, जो कि मेरे पास है नहीं वो हिसाब। उसका जो सारा लेन देन होता है हमारा व्हाट्सएप होता है, सारा लेन देन। और मैं उनका काम करता हूँ, कारीगर हूँ। तो किस तरह उनके घर में, उनके वहाँ काम नहीं करता, मैं अपने घर में काम करता हूँ। क्या उत्पीड़न कर रहे हैं आपको? वो परेशान कर रहा है। उनका जीएम जो है तरुण जैन, क्या कह रहे हैं आपको? वो कह रहा है आपका, मैं क्या नाम, प्रॉपर्टी ले लूंगा आपकी, बंद करा दूंगा जेल में, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये कह रहा है। ऐसे परेशान कर रहा है। अभी क्या स्थिति है? अभी उन्होंने अपना एक बंदा भेजा है मेरे घर पे, वो गाली गलौज कर रहा है। अब क्या आपने अभी गुहार लाई है? सर से हमने कहा है, सर कह रहे हैं अभी जांच पड़ताल कर रहे हैं हम।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयुष रस्तोगी। देखिए, मेरे पास 2 कंप्लेनेंट आए हैं अभी। उनके कुछ कंसर्न्स हैं। जैसा कि वो बता रहे थे कि इसमें कुछ 420 संबंधी मामला है, तो 420 के मामले में कल ही उन्होंने कंप्लेंट दी रात में, तो उसमें भी जांच तलब है। तो जब तक वो जांच के बाद कोई डेफिनेटिव ओपिनियन नहीं आता जांच करता अधिकारी को, तो उस पर भी कहना जल्दबाजी होगी। कुछ 50 लाख का कुछ मामला है और बाकी डिटेल्स जो हैं वो जांच के बाद ही पता चल सकते हैं। ये बनी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की है और इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। सीएम ने निर्देश देते हुए कहा कि 2047 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में हर क्षेत्र में तेजी से कार्य किए जाएंगे। विकसित उत्तराखंड के लिए ग्राम स्तर से जिला स्तर तक 2047 तक कैसा स्वरूप होगा, इस दिशा में जिलाधिकारियों की तरफ से कार्य किए जाएंगे। समाज के अंतिम छोर के लोगों तक पहुंचकर उन्हें जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के साथ ही उनको मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में कार्य किए जाए, मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर प्रदेश में शहीद सैनिकों के आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए किए जाने की घोषणा की थी, जिसे अब राज्यपाल की स्वीकृति मिल गई है। सीएम धामी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ये कदम न केवल हमारे शहीदों के अद्वितीय बलिदान को सच्ची श्रद्धांजलि है, बल्कि उनके परिवारजनों के सम्मान, सुरक्षा और भविष्य के प्रति हमारी सरकार की गहन जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा विश्वास है कि इस निर्णय से शहीद परिवारों को आर्थिक सहायता के साथ साथ उनका सम्मान और गरिमा भी सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी 5 जून को कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि 5 जून को कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और जो 25 जून तक चलता रहेगा। 11 साल बेमिसाल के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उनका कहना है कि प्रोग्राम का थीम 11 साल बनाम 60 साल के हैं और 60 सालों में जो काम नहीं हुआ है वो 11 सालों में काम किया गया है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जिस तरह की योजनाएं संचालित की है, उसको लेकर कार्यकर्ता जन जन तक जाने का काम करेंगे और उनका प्रचार प्रसार करेंगे। हाँ, चलो फिर से ले लो। देखिए, ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पूरे 11 साल पूरे होने को हो रहे हैं कार्यकाल में। इसको हम लोग इसको लेकर पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं और इसको हम लोग 11 साल बेमिसाल और 11 साल बनाम 60 साल इस रूप में मनाएंगे, क्योंकि इसके जरिए लोगों को पता होना चाहिए कि इस 11 साल में किस तरीके से बेमिसाल कार्य हुए हैं और 60 सालों में जो कार्य नहीं हो पाए थे वो भी कार्य इस 11 साल में हुए। इस भारतीय जनता पार्टी संगठन के दृष्टि से हम लोग इसमें जो प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे, मंडल स्तर तक सभी प्रतियोगिता की जाएगी। 21 जून को हम लोग योग दिवस के रूप में भी मनाएंगे और लगातार जो 25 जून को हम लोग आपातकाल जो कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान हुआ था उसके तहत भी कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी प्रदेश में बड़े कार्यक्रम का आयोजन करने का प्लान तैयार कर रही है। बीजेपी मीडिया प्रभारी का कहना है कि इस कालखंड में केंद्र सरकार ने उपलब्धियां हासिल की है, प्रदेश में भी विकास की नई इबादत लिखी है। साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर चाहे रक्षा क्षेत्र में हो या फिर आर्थिक सर्वेक्षण में भारत विश्वास में आर्थिक सशक्तिकरण के मामले में चौथे पायदान पर पहुंच गया है। इसके अलावा कई और उपलब्धियां हैं जिनको बीजेपी के कार्यकर्ता बूथ स्तर तक लोगों को बताने का काम करेंगे और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के 11 साल बेमिसाल के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की जो केंद्र में सरकार चल रही है उसको लगभग 11 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और इन 11 वर्षों में भारत ने विश्व स्तर पर एक नई पहचान बनाई है और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश ने ऐतिहासिक काम किए हैं। और आज अगर हम आर्थिक रूप से बात करेंगे तो
11वें नंबर से चौथे नंबर की आर्थिक शक्ति के रूप में हमारा देश विश्व स्तर पर चौथे नंबर पर आया है। कांग्रेस आगामी चुनाव में अपनी साख बचाने के लिए अभी से जुगत में जुड़ गई है। शायद कांग्रेस को भी एहसास होने लगा है कि आगामी चुनाव में अगर बीजेपी से टक्कर लेनी है तो जनहित के मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरना ही पड़ेगा। बीते रोज हल्द्वानी में कांग्रेस ने जय हिंद रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के सलाहकार और पूर्व विधायक रंजीत रावत ने मंच से अपने नेताओं को ही सलाह देते हुए नजर आए। सलाह ही नहीं, उन्होंने अपने नेताओं पर कटाक्ष भी किया और कहा कि राजनीतिक बयानबाजी और पहाड़ी उत्पादों को सोशल मीडिया से प्रचारित और प्रसारित करने से कांग्रेस को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इस समय उस कगार पर है जब पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी खंड खंड हो चुकी है। कभी सेना के नाम पे, कभी काफल और ककड़ी के नाम पे, कभी काफल के नाम पे, इस तरीके से चीजें कर कर कभी पार्टी में एकजुटता नहीं आती है। ये सब ढाक के तीन पाती होते हैं और जिस प्रकार से इन्हीं के कार्यकर्ता इनको ये बोलते जा रहे हैं कि जय हिंद यात्रा तभी सफल होगी जब सब राहुल गांधी जी के नक्शे कदम पर चल के एकजुट होंगे, तो इसका साफ तौर पे कहना है कि इनके अंदर खाने इतनी भयंकर गुटबाजी है, इतनी भयंकर खंडित हो चुकी है कांग्रेस पार्टी कि ये लोग खुद ही एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, सिर्फ फूटा फुटावल हो रखा है। तो ये एकजुटता की बात इनके मुंह से बिल्कुल भी शोभा नहीं देती है। तो ये सब चीजों की बातें ये ना ही करे तो ही अच्छा। मुकाबला करने की जरूरत है और वो तभी होगा जब हम सड़क पर निकलेंगे, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, हम बंद हॉलों में बैठ करके बयान दे दें, हम सोशल मीडिया पे कुछ डाल दें, मन की बात, तन की बात, काफल की बात या हिसालों की बात, उससे कुछ नहीं होने वाला है। सड़क में निकल करके संघर्ष करना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं अपने प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी से, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से कि आइए आप अगुवाई कीजिए, हम संसाधन जुटाएंगे, हम सड़कों पर निकलेंगे, चाहे आप 1 किलोमीटर से लेके 1000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर, जितना कहे हम चलने को तैयार हैं, दिन रात संघर्ष करने को तैयार हैं। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता संघर्ष करने को तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर मंगलौर कस्बे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली और यात्रा का नेतृत्व कर रहे हरियाणा सरकार में रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना है और बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं के साथ मंगलौर गुडमडी के कस्बे तक पैदल तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर बीजेपी नेता करतार सिंह भड़ाना ने कहा कि परमाणु शक्ति संपन्न देश पर यह अभूतपूर्व कार्रवाई थी। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों और एयरबेस को नष्ट किया। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के चीन और तुर्की से मिले हथियारों को निष्प्रभावी कर दिया है। तिरंगा यात्रा के साथ ही उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा भी जाहिर की है। यही है कि पूरे देश के लिए हमारे जवानों ने अपनी रुतबा दिखाया है और मोदी जी का जो संदूर, ऑपरेशन सिंदूर, जो रगों में खून बनकर दौड़ रहा है और सारा संसार ये देख रहा है, सारा संसार समझ रहा है कि हिंदुस्तान पहला हिंदुस्तान नहीं है जिसे आंख दिखाई जा सके। उत्तराखंड में मौसम करवट ले रहा है। भीषण गर्मी के बीच बारिश होने से जनता को राहत मिल रही है, तो वहीं इस बार मानसून 1 हफ्ते पहले आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, जिसको लेकर आपदा प्रबंधन विभाग अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। इस पर जानकारी देते हुए आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि अभी तक 150 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए गए हैं और करीब 150 करोड़ राशि स्वीकृत करने की फाइनल गतिमान है, जो 5 से 7 दिनों में हो जाएगी। राहत बचाव कार्य के लिए हर जिले में निर्देश दिए गए कि हर एक जिले में हर तहसील के लिए टीम बनेगी, जो आपदा आने पर अपने आप एक्टिव हो जाएगी। इस टीम में इंजीनियरिंग विभाग, जिला प्रशासन, ग्राम विकासखंड, बिजली विभाग और जल संस्थान के लोग हिस्सा लेंगे। जब आपदा आएगी तो टीम वहां पर जाकर सर्वे करेगी। मैडम, बताना चाहता हूं कि अभी तक हमने करीब 150 करोड़ रुपया स्वीकृत कर दिया है। करीब
150 करोड़ रुपया स्वीकृत करने की हमारी अभी फाइलें हमारी गतिमान है, वो हम अगले 5 से 7 दिन में कर लेंगे। और जो राहत बचाव की बात कर रही हैं, उसके लिए निर्देश चले गए हैं जनपदों को कि हर एक जनपद में हर तहसील के लिए पृथक से टीम बनेगी। जब भी आपदा आएगी वो टीम अपने आप एक्टिवेट हो जाएगी। उस टीम में इंजीनियरिंग विभाग के लोग, लेखा के लोग, जिला प्रशासन के लोग, विकासखंड के लोग, ग्राम विकास के लोग, पीडब्ल्यूडी के, बिजली के, पानी के सब लोग रहेंगे। जहां भी आपदा आएगी टीम अपने आप जाके वहां पे सर्वे करेगी, क्या नुकसान हुआ देखेगी, जो आवश्यक सुविधाएं हैं उसको बहाल करेगी। पीडब्ल्यूडी विभाग ने बरसात के मौसम को देखते हुए अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। विभाग के सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने बताया कि मानसून से पहले जरूरी सभी काम पूरे कर लिए गए हैं और काम करने की योजना भी पहले से तैयार है। जैसे ही बारिश शुरू होगी सभी अधिकारियों को तुरंत अलर्ट कर दिया जाएगा ताकि किसी भी स्थिति से समय पर निपटा जा सके। सचिव ने बताया कि उन्होंने खुद चारधाम यात्रा के रास्तों का दो बार निरीक्षण किया है। जहां सड़कें या पुल टूटने का खतरा है वहां वैकल्पिक इंतजाम कर दिए गए हैं। विभाग ने हर जगह की स्थिति को ध्यान में रखते हुए बैकअप प्लान तैयार कर लिया है। उनका कहना है कि विभाग हर तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है ताकि आम लोगों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। पैरापेट तो देखिए, बारिश में पहाड़ों में हमेशा ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, बट हम लोग तैयार हैं, मेंटली भी प्रिपेयर्ड हैं कि अगर बारिश ज्यादा भी होगी तो कैसे उसको हैंडल करेंगे। चारधाम यात्रा का पूरा जो रूट है मेरे द्वारा स्वयं 2 बार पूरे रोड का इंस्पेक्शन किया गया है, सारी एजेंसी के साथ मीटिंग की गई है और हमारा एसओपी बना हुआ है जो हम बारिश जब भी मानसून अनाउंस होता है कि इस डेट से आ रहा, उससे पहले उसको हम एक्टिवेट कर देते हैं। हर एक जगह जो नोन जगह है जहाँ पे लैंडस्लाइड होता है या रोड बंद होती है उस पे कितना वहां पे इश्यूज हैं उसके हिसाब से 1 मशीन, 2 मशीन, 3 मशीन हमेशा प्लेस की जाती हैं। हाँ, चारधाम यात्रा और पर्यटन सीजन के चलते नीलकंठ महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने लगी है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस अलर्ट मोड पर है और एसएसपी लोकेश्वर सिंह के निर्देश पर बुजुर्गों की मदद की जा रही है और ट्रैफिक को सही ढंग से चलाया जा रहा है। मंदिर के मोटर मार्ग पर बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं जबकि पैदल मार्ग पर भीड़ कम है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या से टैक्सी चालकों के चेहरों पर भी रौनक दिखी है। पुलिस चालकों को पहाड़ी रास्तों की जानकारी देकर नियमों के पालन के लिए जागरूक कर रही है और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई भी कर रही है। कावड़ मेले को लेकर पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी है। सोमवार को सीसीआर में एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने कावड़ मेला शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर जिले की सभी कोतवालियों और थाना प्रभारियों की बैठक साथ ली है और सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कावड़ मेले को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए सभी को कमर कसनी होगी क्योंकि पिछली बार के मुकाबले इस बार मानसून के चलते मेले को संपन्न कराना काफी मुश्किल होगा। सभी थाना प्रभारी अपने अपने थाना क्षेत्र में बैरियर बनवाएंगे। उसके साथ ही जानकारी दी है कि पिछले वर्ष 4 करोड़ श्रद्धालुओं ने जल भरा था और इस बार 10% भीड़ बढ़ने की संभावनाएं जो कयास वो लगाए जा रहे हैं। जरूर देख रहे हैं खासकर आगामी कांवड़ मेला के दृष्टिगत एक मीटिंग का आयोजन किया गया था जिसमें जो आने वाली चुनौतियों के संबंध में, पार्किंग की व्यवस्थाओं के संबंध में और जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से उत्तराखंड पुलिस अच्छे तरीके से इस कांवड़ को संपन्न कराएगी उसको लेकर सभी थाना प्रभारियों को सेंसिटाइज किया गया। इसके साथ ही अभी आगामी गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी और लॉन्ग वीकेंड पड़ रहा है, उसको भी ध्यान में रखते हुए एक मीटिंग ली गई थी। ट्रैफिक की जो चुनौतियां इस समय सामने दिख रही थी उसको ध्यान में रखते हुए सभी को सेंसिटाइज किया गया। कोतवाली नगर स्टार्ट जरूर देख लेना, खासकर बहादुराबाद हो गया, ज्वालापुर हो गया, कोतवाली हो गया, इसको अपडेट कर देना। आगा पुलिस यात्रा मेला कांवड़ मेला का के रिगार्डिंग उनके डीजे के रिगार्डिंग तो वो जो है एक एक करके बताते जाएंगे। मैं चलो जो झांकियां हैं उसको तो कोतवाली नगर स्टार्ट जरूर देख लेना, खासकर
हरिद्वार में बाल विकास विभाग की ओर से आंगनबाड़ी सुपरस्टार कार्यक्रम हुआ और जिसमें छोटे बच्चों ने डांस, गाना और योग जैसी रंगारंग प्रस्तुतियां दी है। यह कार्यक्रम ऋषिकुल ऑडिटोरियम में हुआ, जिसमें डीएम, सीडीओ और अन्य अधिकारी मौजूद थे। जिले की 13 आंगनबाड़ियों के बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाई थी और इस कार्यक्रम का मकसद बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाना, उनकी रुचि के हिसाब से उन्हें आगे बढ़ाने का मौका देना। बच्चों को इसके लिए एक्सपर्ट ट्रेनरों से ट्रेनिंग भी दी जा रही है। सुपरस्टार कार्यक्रम जो है वो बाल विकास विभाग द्वारा और आईटीसी की मदद से ये कार्यक्रम किया गया है। ये कार्यक्रम जो है हम लोगों ने मुख्यतः ये जनवरी में शुरू किया था। ये अभी 13 आंगनवाड़ी में चल रहा है और इसमें हमारे जो बच्चे हैं आंगनवाड़ी के, वो कहीं कहीं सिंगिंग है, योगा है, डांस है, ये सारी चीजें सीख रहे हैं ताकि उनकी प्रतिभा को निखारा जा सके, उनके अंदर से जो डर है वो निकाला जा सके। इन्होंने एक ये संकल्पना प्रस्तुत की है कि जो शैक्षणिक अध्ययन होता है वो तो विद्यालयों में हो जाता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज होती हैं वो सामान्य तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों में नहीं हो पाता है। और खासतौर पर जो हमारे छोटे बच्चे हैं, आंगनबाड़ी के बच्चे हैं, उनको किस प्रकार से हम लोग जो है गैर शैक्षणिक कार्यक्रमों के साथ जोड़ें, उसी के क्रम में उन बच्चों के अंदर नई नई क्वालिटी विकसित करने के लिए, नए नए गुण विकसित करने के लिए ये एक शुरू किया गया है। और अभी फिलहाल ये 13 हमारे आंगनबाड़ी सेंटरों पर चल रहा है। बागेश्वर गरुड़ नगर पंचायत एरिया में सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर दुकान निर्माण मामले पर नैनीताल उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान अवैध दुकान अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण ध्वस्त करने के निर्देश दिए। तो वहीं आरटीआई एक्टिविस्ट गोपाल बनवासी ने इसकी जानकारी दी है। इसके साथ ही बागेश्वर जिला मुख्यालय स्थित कई होटल मालिकों और पर्यटन नगरी कौसानी में होटल और रिसोर्ट मालिकों में हाई कोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। देखिए, गरुड़ में नगर पंचायत अध्यक्ष जो निर्वाचित है भावना वर्मा के खिलाफ मैंने पहले भी एप्लीकेशन दी थी विभाग को कि इनके द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया था और एफिडेविट में भी इनके द्वारा अवैध अतिक्रमण की बात छुपाई गई थी। तो उसमें फिर इनने कोई कार्रवाई नहीं करी, तो मैंने जनहित याचिका दायर कर दी थी माननीय उच्च न्यायालय में। आज माननीय उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए जो अवैध अतिक्रमण है उसको ध्वस्त करने के ऑर्डर दे दिए हैं और जिलाधिकारी को 4 सप्ताह के भीतर जो इंक्रोचमेंट है, इंक्रोचमेंट रिमूव करने के बाद रिपोर्ट दाखिल करने के लिए बोला है। पुलिस प्रशासन ने जनपद पौड़ी के लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र में गंगा में डूबने की घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों को बढ़ा दिया है। एडिशनल एसपी कोटद्वार चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि गंगा घाटों पर एसडीआरएफ, जल पुलिस और पुलिस बल तैनात किया गया है। साथ ही उन्होंने बाहर से आने वाले पर्यटकों से अपील करते हुए कहा कि गंगा घाटों पर सावधानी पूर्वक नहाएं और अधिक गहराई वाली जगह पर ना जाएं। काफी पर्यटक आते हैं और वहाँ पर नदी का फ्लो भी काफी रहता है और कई बार लोगों को पता नहीं रहता कि वहाँ पर कितनी गहराई है और वो वहाँ पर नहाने का जो प्रयास करते हैं तो उसमें डूबने की भी काफी संभावनाएं और घटनाएं हुई भी हैं। तो उसमें वहाँ पर एसडीआरएफ भी रहती है और हमारी जल पुलिस भी रहती है, तो लगातार तत्काल हम लोग ये प्रयास रहता है कि वहाँ पर उनको डूबने से बचाया जाए। रामनगर में बुचड़ खाने के मुद्दे पर विवाद बढ़ गया था। नगर पालिका अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अकरम और सभासद शिव अग्रवाल और शमीम के बीच तनाव और बयानबाजी चल रही थी। मामला तब और गर्मा गया जब पालिका अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर एक विवादित बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सभासद शिवी अग्रवाल ने हनुमान जी का स्वरूप धारण कर जानवर काटने की प्रक्रिया में हिस्सा लेने की बात कही। इस बयान के बाद हिंदू संगठनों ने धार्मिक भावनाएं आहत होने का आरोप लगाया। इसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर अपने बयानों पर माफी मांगी और साथ ही उन्होंने कहा कि उनके बयान से धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, इसके लिए वह माफी मांगते हैं और सभासद शिवी अग्रवाल और शमीम ने उनकी माफी को स्वीकार किया, उनकी सराहना की। इस माफी के बाद विवाद जो है उस पर विराम लग गया। जो भी प्रकरण हुआ उसमें जो भी सभासदों पर या मुझ पर या शिवी अग्रवाल पर जो भी आरोप लगाए गए अध्यक्ष जी द्वारा, अब अध्यक्ष जी द्वारा उन शब्दों को वापसी ले लिया गया है या मीडिया के माध्यम से माफी मांगी गई है। मैं उनकी बात से सहमत हूँ। ठीक है, उन्होंने हम पे जो निराधार आरोप लगाए थे वो वापस ले लिए हैं और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से
क्या जो पारदर्शिता को लेकर लड़ाई है वो हमारी आगे भी नगर पालिका से जारी रहेगी। और अध्यक्ष जी हमें समझेंगे, हम अध्यक्ष जी को समझेंगे, मिलकर साथ में विकास के लिए काम करेंगे, नगर पालिका बढ़िया से चलाएंगे। तो उसमें हमने सभी हम एक साथ ही हैं, ना आगे कोई झगड़ा है ना रगड़ा है। अब तो सब हम मिलके शहर की फलाह बहबूदी के लिए, शहर के विकास के लिए हमें कार्य करना है और हम सब एक हैं। हमें कोई ऐसी परेशानी नहीं, हमने सबसे माफी मांगी। इस बात को क्यों कह रहा हूं कि निराधार थे या नहीं थे, डेढ़ बात है कि हमने उनसे माफी मांग ली। अगर आदमी में कुछ कमी है और कोई लफ्ज गलत निकल गया तो उसकी माफी मांगने में आदमी कमजोर नहीं होता, न छोटा होता है। देखिए, परसों अध्यक्ष जी ने जो शब्द बोले, आज उसकी माफी मांग के मेरी जो धार्मिक भावना है, प्रथम तो मेरे ऊपर जो इल्जाम लगे कोई बात नहीं, शिवी अग्रवाल पे कोई इल्जाम लगे उसे मैं निराधार आपके सामने पेश भी कर दूंगा। लेकिन मेन जो मेरे संग जो मैं 18 साल, क्योंकि राजीव भाई हमारे जो आपके साथ इस समय पत्रकार की भूमिका में मेरे साथ लगभग 18-19 साल से रामलीला में मंचन भी देख रहे हैं, मंचन कर भी रहे हैं, उन्हें पता है कि मेरा स्वभाव किस तरीके का है। अगर मैं हनुमान बनता हूं तो मैं हनुमान की सारी भूमिकाएं जो उनके अंदर जो उनके लक्षण हैं वो लक्षणों को अपनाता हूं, तब जाके मैं हनुमान बनता हूं। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।